जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। नमस्ते सभी को प्रातःकालीन सत्र में सभी का स्वागत है और सभी का सादर अभिनंदन। तो हमारे साथ प्रवीण भैया जी हैं, हीरालाल भैया जी हैं, ज्ञानलाल भैया जी और नित्यानंद भैया जी। तो प्रवीण भैया जी। हेलो, सभी को पुनः नमस्कार। 2010 से मैं जुड़ा हूँ और गणेश बादल जी का पहला शिविर मैंने हैदराबाद में किया था और मैं और सुनील बेचंदन जी पहला शिविर वहाँ पे किए थे। और मैं शिक्षक, मेरे पापा शिक्षक थे, तो शिक्षक परिवार में किस तरह से बच्चों को संस्कार वगैरह मिलता है तो आप लोग तो खुद अच्छे से समझ सकते होंगे। लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद एक मन में कुछ कमी लगती थी कि दुनिया क्या है, कैसी है। तो उसके लिए अलग आध्यात्मिक किताब या फिर कुछ पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी सी महसूस होती थी। इसीलिए जीवन विद्या में गए। जो कमी हमेशा लग रही थी उसकी पूर्ति जीवन विद्या के दर्शन में दिखी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन उसको जीने में उतारने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जब मैंने जीवन विद्या का पहला शिविर किया तब उन्हें करने के बाद मुझको लगा कि यही चीज है जिसमें मुझको लग रही थी, नहीं आ रहा था क्या है इसमें। इसमें सभी चीज का उत्तर है। लेकिन जब जीने गए तो उस जीने में गए तो कुछ वैसा का वैसा ही भाव रहा, कुछ मिला नहीं। और फिर हाँ प्रवीण भैया जी, आप कंटिन्यू करिए। जी दीदी, सभी को नमस्ते। तो हमें अध्ययन बिंदु में चर्चाएं रखनी है 16 से 23 बिंदु में। तो मैं 22 से 23 जो बिंदु है जिसमें मानव संबंध मूल्य निर्वाह का बोध के आगे हम चर्चा करेंगे। और जैसे कहा गया है कि इन जो हम अध्ययन कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, तो अपने में क्या दिखता है इनको भी हम शेयर करेंगे। तो मानव संबंध मूल्य निर्वाह का बोध, तो बोध जो है वो जानने मानने की संतुलन स्थिति बोध है। अगर सामान्यतः देखें कि मानव संबंध तो जन्म से ही मानव में संबंध का होना पाया जाता है। जैसे अकेले में न तो मानव का कोई कार्यक्रम है, न ही कोई व्यवहार है, न दिखता भी नहीं है। और यदि इसके आगे बात करें कि संबंध क्यों, तो परिभाषा में सरल दिया हुआ है कि संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। अनुबंध का अर्थ है प्रतिज्ञा और पूर्णता के अर्थ में ही सारे संबंध हैं। और वैसे जो बातें आई हैं अपने में संबंध को लेकर के, तो मनुष्य में संपूर्ण संबंध गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक है, इसलिए संबंध का होना आवश्यक है। यहाँ गुणात्मक परिवर्तन मतलब पशु मानव से राक्षस मानव, राक्षस से फिर मानव, मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव, इस अर्थ में है। तो यदि हम अभी सहअस्तित्व के रूप में विद्या के प्रकाश में संबंध को देखें और समझने का प्रयास करें, तो संबंध अगर पहचानना हो जाता है तो उसके बाद निर्वाह करना बनता ही है। यदि जो संबंध समझ में नहीं आता है तो वो पहचानना भी नहीं होता है और उसके आधार पे न तो निर्वाह नहीं होता है। और
संबंध में अगर देखें तो मानव मानव के साथ संबंध और शेष प्रकृति, तीन अवस्थाओं के साथ हमारा संबंध है। तो जो मानव मानव के साथ संबंध है, मैं क्रमशः रखता हूँ। पहला माता पिता संबंध, पुत्र पुत्री संतान के साथ। दूसरा भाई बहन संबंध। तीसरा गुरु शिष्य संबंध। चौथा साथी सहयोगी संबंध। पांचवा पति पत्नी संबंध, मित्र मित्र संबंध और व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध। ये 7 संबंध हमें मानव मानव के साथ में दिखता है। और मानवीयता ये 3 जो अवस्थाएं हैं उनके साथ तो हमारा नैसर्गिक संबंध है ही है। आगे अगर देखा जाए मानव व्यवहार दर्शन में, तो अखंड समाज में व्यक्ति जो है संबंध और संपर्क दोनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। मानव धर्म नैतिक के दृष्टिकोण से देखें तो इन जो 7 संबंध हैं उसमें संपर्क है, वो कैसा व्यवहार हो, क्या अपेक्षा हो जिससे जीवन सफल हो जाए, इनको मानव व्यवहार दर्शन में अच्छे से रखे हुए हैं। तो जो बात ध्यान में गया है वो ये है कि आशय मूल्य का निर्वाह कैसे हो और इसमें संबंध का जो जीवन है वो सफल कैसे हो। तो माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से, पुत्र का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से, भाई बहन का जीवन स्नेह सहित दायित्व परस्परता से, गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से, शिष्य का जीवन अध्ययन के द्वारा अर्थबोध संपन्न से है। इस तरह अगर साथी का जीवन देखें तो वो दायित्व से, और सहयोगी का जीवन कर्तव्य से है। फिर मित्र मित्र का संबंध परस्पर उदारता पूर्वक समाधान प्रमाणित करने से, पुरुष का कहें पति का कहें तो उनका जीवन जो है यतित्व से, यत्न पूर्वक या यत्नशील होने से, स्त्री या पत्नी का कहें तो उनका जो जीवन है सतीत्व से सफल है, यानी सत्व से धैर्य पूर्वक धैर्यशील होने से है। तो इस तरह से जो जीना है वो सार्वभौम व्यवस्था के लिए पोषक होता है। जी दीदी, आवाज जा रही है? हाँ, अभी आ रही है, आवाज आ रही। वो थोड़ा सा आज नेटवर्क प्रॉब्लम था मौसम के कारण। हाँ। जी जी। तो दीदी अगर आगे देखें, जब हम अभी पूर्व में जो विकल्प में संवाद कर रहे थे, हाँ। पहचानना और ये निर्वाह करना चारों अवस्थाओं के साथ, वो बातें जो सामने आई थी, तो जो समझ में अपने तक आया, मैं उस रूप में रख रहा हूँ कि मानव मानव में संबंध पहचान का आधार क्या है। तो पहचान का आधार मूल्य है। तो 4 जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद, 6 मानव मूल्य, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, और 9 स्थापित मूल्य है, कृतज्ञता गौरव प्रेम वात्सल्य ममता श्रद्धा विश्वास स्नेह सम्मान, ये सभी है। अगर इन सभी बातों को ध्यान में लाकर मूल्यों के आधार पर हम अगर पहचानते हैं, क्योंकि पहचानना ही परिवार समाज, फिर अखंड समाज और आगे सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। अब शेष प्रकृति जो है 3 अवस्थाएं हैं, इनके साथ में अगर संबंधों को पहचानने जाते हैं तो उपयोगिता के आधार पे हम उनको पहचानते हैं। फिर उसमें सुंदर कला मूल्य कहा गया है, इनके आधार पे हम ये तीनों अवस्थाओं को पहचानते हैं। तो जब भी हम समझ के आधार पे संबंध अथवा स्थापित संबंध का पहचान हो जाता है, उसके बाद ही शरीर काल तक हम इन संबंधों का निर्वाह करने की बात जो समझ में आती है। आगे बात आती है संबंध में कि संबंध पहचानने का प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन ये निकल के आता है कि सह-अस्तित्व में जीना सह-अस्तित्व में तो इस तरह से जो बातें संबंध के परिप्रेक्ष्य में जो समझ आई, और आगे मैं जो 2 संबंध हैं उनको रखूंगा, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध और पति पत्नी संबंध। तो माता पिता संबंध में अगर संतान संबंध में देखें
तो ये पोषण और संरक्षण के दृष्टिकोण से है। तो परंपरा में अभी भी देखा गया है कि हर माता पिता अपने संतान के लिए सुख चाहते हैं, और वो जो समझ वाली भाग है हम अपनी संतानों में या आने वाली पीढ़ी में नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वो जो जनरेशन गैप की बात करते हैं वो सामने आती है। आगे माता पिता संतान संबंध में देखें तो पूरकता, अर्पण, प्रधान सहित उपयोगी होना और उपयोगिता के साथ समर्पण, सेवा, उपकार पाया गया है। आगे जो तो बात ध्यान में आती है कि इस संबंध में संतान क्यों, तो हर माता पिता अपने जन बन कामना एवं वंश वृद्धि में विश्वास हेतु संतान की कामना करते हैं। और इसके पहले जो पुत्रेष्णा वाली बात आई थी, अगर हम सही पुत्रेष्णा की परिभाषा देखें तो ये निकल के आता है कि संतान जो है वह हमारा ही नहीं अपितु परिवार और समाज व्यवस्था के अर्थ में है। तो संतान क्यों, अगर इस तरह से देखें, पुत्रेष्णा को सही देखने जाए तो ये बात समझ में आती है। आगे इस संबंध में अगर माता पिता पक्ष में देखें तो हर माता पिता संस्कृति व सभ्यता के वाहक व अपेक्षा के रूप में होते हैं। इसे दीदी मैंने अपने में ऐसा समझा हुआ है कि जब बच्चा 4-6 महीने का ही हो जाते हैं, यानी शिशु काल में होता है, तो हर माता पिता स्वयं उसे आहार देते हैं, मल विसर्जन स्वयं कराते हैं। तो शिशु काल के बाद जब कुमारावस्था में आते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा और समझ के लिए लगे होते हैं। चाहे कोई माता पिता समझ हो या ना हो, समझदार के क्रम में हो या ना हो, तो हर सभी अपने बच्चे को शिक्षा व समझ के कार्यक्रम में लगे होते हैं। तो इसमें मैंने जो पाया है अपने में वो ऐसी है कि हम अपने बच्चों के सामने किस तरह से प्रस्तुत हों, कैसे बातें करें, कैसे बैठें, कैसे नहाएं। यदि हम एक कमरे में हैं तो कपड़े कैसे बदलें, कहाँ घूमें, और परिवार में जैसे अन्य लोग हैं तो उनको लेकर कैसे बातें करें, है ना, उनका पूरा ये ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये जो अवस्था होती है शिशु काल के बाद वो बहुत ही अनुकरण का समय होता है, और इसमें एक निश्चित समय के बाद में जो पोषण की बात है वो गण्य हो जाता है, और अन्य भौतिक चीजों की जो आवश्यकताएं होती है उनकी प्राथमिकताएं बढ़ जाती है। तीसरी जो बात है, बच्चा जब युवा अवस्था में आता है तो हर माता पिता अपने बच्चों से कृतज्ञता पाना चाहते हैं। इसके लिए वे पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं, और ये सब जो कार्यक्रम है वो माता पिता का वो सभ्यता के फलन में होता है। सारांश में यहाँ कहें देखें तो संस्कृति जो है वो हमारे भाव विचार पक्ष है, और सभ्यता जो है हमारे व्यवहार पक्ष में है। आगे अगर माता पिता संबंध में देखें संतान पक्ष में, तो हर संतान अपने माता पिता को पोषण संरक्षण के अर्थ में पहचानते ही हैं। ये सामान्यतः देखा गया है और ये स्वाभाविक भी है। अब जो अभी जो ज्वलन मुद्दा आता है दीदी, कि हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है वे पिछले पीढ़ी के प्रति कृतज्ञ कैसे हो, तो संवाद भाग 1 में मैंने इनको लिखा भी है। संवाद 1 में बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से कृतज्ञता की बात कही है। मैं तो जब इनको पढ़ा और इनको ध्यान में लाया तो जो अध्ययन के बाद में हमारे घरों में बाबूजी हैं, भाई हैं, तो उनसे कैसे आगे प्रस्तुत होना है, घर में बात कैसे करना है, तो इनको लेकर यदि थोड़ा सा मनमुटाव या जो टकराव की बात थी वो बात नहीं आती है, तो मैं सदा सदा के लिए इन कृतज्ञता जो बात है उनके लिए मैं बाबा जी के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तो संवाद भाग 1 में जो प्रथम संस्करण है इसमें कि हमारे आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के प्रति कृतज्ञ कैसे हो, सम्मान का ठोस आधार क्या हो, वो बात रखी हुई है। तो मैं इनको रख देता हूँ कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिए हैं या शरीर दिया है, इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। वे जैसे भी रहे हों हमारे अच्छे होने के लिए वे
सदा आशा बनाए रखें, इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तीसरी बात, बचपन में हमारे माता पिता ने हमारी सेवा किए हैं, इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। इस तरह हमको पिछली पीढ़ी के प्रति कृतज्ञ होने का जो स्रोत मिल गया है। दूसरी जो सम्मान की बात है, तो सम्मान करने के बारे में हमारे माता पिता ने हमारा शुभ ही चाहते रहे हैं, उन्होंने मेरा अशुभ नहीं चाहा है। इस आधार पे हम उनका सम्मान कर सकते हैं। मुझे जो इस संबंध में बात दिखी है वो पूरकता और उपयोगी होने के दृष्टिकोण से, तो जैसे परिभाषा में दिया हुआ है पूरकता, उसमें बहुत सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं दीदी, 3, 4, 5 ऐसे है। तो मुझे लगता है ये जो पूरकता की परिभाषा है मैंने लिया है कि एक दूसरे के प्रति उपयोगी, यानी माता पिता और संतान के प्रति, है ना, तो एक दूसरे के लिए उपयोगी, जागृति के लिए प्रेरक प्रमाण संपन्न। आगे अगर उपयोगी देखें हम तो आवश्यकता एवं विकास के लिए योजित करने योग्य वस्तु। अगर परिभाषा फिर से देखें एक दूसरे के लिए उपयोगी, तो मैंने जो समझा है इसमें कि एक दूसरे के लिए उपयोगी ये शारीरिक और भौतिक दृष्टिकोण से है। आगे जागृति के लिए प्रेरक प्रमाण संपन्न होना, ये हमारे समझ होने के लिए है, बच्चों में कैसे समझ आए, इसके लिए हम स्वयं माता पिता जागृति के लिए प्रेरक प्रमाण संपन्न हो जाए। अगर दूसरे दृष्टिकोण से उपयोगी होना देखें, वो आवश्यकता एवं विकास के लिए योजित नियोजित करने योग्य वस्तु। तो यहाँ आवश्यकता का मतलब पोषण से है, शारीरिक से है, और विकास देखें तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन के लिए। इसमें आगे कहा गया है योजित और नियोजित, वो मुझे लगता है ये अर्पण और समर्पण वाली भाव है। तो मैंने इस तरह से ये माता पिता जो संबंध है इनको मैं देख पाया हूँ अपने में। जी दीदी। बहुत बढ़िया भैया जी, आपने बहुत अच्छे से संबंधों को प्रस्तुत किया। आपने जो चीज को देख पाए दर्शन के आधार पर उसको आपने रखा। मुख्य रूप से कृतज्ञता और सम्मान की बात रखी है आपने। और दूसरी एक बात की हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक अनुकरण की प्रवृत्ति होती ही है, और एक अभिभावक के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि हमारे पीछे हमारी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, तो उनमें भी अनुकरण की ही प्रवृत्ति है। तो जीना यहाँ पर ठीक है, हमारा जीना अगर ठीक होता है तो अगली पीढ़ी का भी जीना ठीक होगा ही। तो जी अपने जी। ऊपर काम करना है। अब इसके पश्चात मैं हीरालाल भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। हीरालाल भैया जी अपनी बात रखेंगे। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ भैया आ रही है। हाँ, तो मैं लाल। हाँ दीदी। हाँ भैया जी आ रही है भैया जी। जी, तो सबको नमस्कार। मैं हीरालाल शिक्षा विभाग में बीटीआई बिलासपुर में कार्यरत हूँ, और मैं 2009 में अछोटी में रहकर अध्ययन किया हूँ। उत्सव पारा साकरी में साथ साथ जीने के क्रम में ये मेरा अध्ययन है, जिसमें एक बिंदु पर स्पष्टता के लिए प्रयास है। मैं अभी समझने के क्रम में हूँ, और अध्ययन बिंदु में 16 और 17 को मेरी यथास्थिति गति के अनुसार मेरे स्वयं के समझने के लिए स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें 16 अध्ययन बिंदु में 16 नंबर में मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। शरीर के साथ परस्पर पहचानने के क्रम में नस्ल रंग के आधार पर अनेक प्रजाति मान लिए हैं, जबकि मानव शरीर एक ही प्रजाति का रहता है।
मानव जाति एक है। 17 नंबर में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है। तो अगर हम अस्तित्व को देखने जाते हैं तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ता है। अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, एक व्यापक और दूसरा इकाइयां। व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक इकाइयां संपृक्त हैं और नित्य वर्तमान हैं। सह अस्तित्व अर्थात साथ साथ होना, और संपृक्तता का अर्थ है व्यापक में संपूर्ण एक एक वस्तु भीगा है, डूबा है और घिरा है। जब हम व्यापक को देखने जाते हैं तो सर्वत्र विद्यमान है, जिसकी सीमा नहीं है, उसे हम व्यापक कह रहे हैं। इसमें कोई दबाव नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया शून्य है, इसलिए इसे हम शून्य भी कहते हैं। इसका खंड नहीं किया जा सकता, भाग विभाग नहीं हो सकता, इसलिए इसका एक नाम अखंड भी है। व्यापक सभी इकाइयों में आर पार हुआ रहता है, इसलिए इसका एक नाम पारगामी भी है। और प्रत्येक इकाई व्यापक से घिरा हुआ है, इसके बाद भी इकाई हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे पारदर्शी भी कहते हैं। और इसका एक नाम साम्य ऊर्जा भी है। तो यदि हम इसमें भीगा होना को थोड़ा देखने जाएं तो प्रत्येक इकाई व्यापक में भीगा हुआ है, अर्थात प्रत्येक इकाई साम्य ऊर्जा से भरा हुआ है। व्यापक इकाई पर आर पार है, इसके कारण इकाई में ऊर्जा संपन्नता होना, बल संपन्नता होना, चुंबकीय बल संपन्नता का होना, फलस्वरूप सम, विषम और मध्यस्थ का होना पता चलता है। इसी के कारण परमाणु अंशों में, जो कि सबसे छोटी इकाई है और मूल इकाई है, में अंशों में घूर्णन गति और घूर्णन के साथ में वर्तुल गति का होना पता चलता है। यदि हम डूबा होना को देखें तो व्यापक वस्तु के असीम फैलाव में सीमित इकाई का डूबे होने से इकाई में क्रियाशीलता की निरंतरता का होना, फलस्वरूप स्वसहित व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदार होना, अर्थात आचरण निश्चित होना, और क्रियाशीलता के कारण ही इकाई में श्रम गति परिणाम का होना पता चलता है। श्रम को अगर हम देखें तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं के यथा स्थिति से गुणात्मक परिवर्तन, और गति को अगर हम देखें तो गठन पूर्णता तक परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन, और अगर मानव में देखें तो गति का गंतव्य अर्थात आचरण पूर्णता तक गति। यदि हम परिणाम को देखें तो जीवन का अमरत्व जो हमेशा बना हुआ है, नित्य वर्तमान है। इस प्रकार यदि घिरा होना को हम अगर देखें तो प्रत्येक इकाई व्यापक वस्तु में 6 दिशा से घिरा हुआ है। घिरे होने के कारण एक इकाई दूसरे इकाई को टच नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक इकाई का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र भी है। 6 ओर से घिरे होने के कारण ये प्रत्येक इकाई नियंत्रण में है, ऐसा पता चलता है। और नियंत्रण से नियम और नियम से संतुलन, ये नियति सहज है। इस प्रकार नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक प्रकृति में समस्त वैभव का होना पाया जा रहा है। इसको हम 2 रूप में देख सकते हैं। एक तो हम इसको जड़ पर प्रकृति कह रहे हैं एक को,
और दूसरा है चैतन्य प्रकृति। ये जो वैभव है इसको एक जड़ प्रकृति और दूसरा चैतन्य प्रकृति। जड़ प्रकृति में विकास क्रम विकास दिखाई देता है, जो जिसमें पदार्थावस्था है और प्राणावस्था भी है। चैतन्य प्रकृति में जागृति क्रम जागृति, जिसमें जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। यदि विकास क्रम विकास को देखने गए तो हमको 3 प्रकार की क्रियाएं दिखाई पड़ती है। एक तो भौतिक क्रिया, दूसरा है रासायनिक क्रिया, तीसरा है जीवन क्रिया। इन क्रियाओं के मूल में हमको परमाणु दिखाई पड़ता है। परमाणु में मूल इसलिए कह रहे हैं कि परमाणु में ही व्यवस्था दिखाई देता है। परमाणु के मध्यांश में अंशों का घूर्णन गति तथा परिवेश में घूर्णन के साथ में वर्तुल गति का होना पता चलता है। और ये वर्तुल गति मतलब हम लोग उसको गणित में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमता हुआ परिवेशी अंश जब मध्यांश के पास आने लगता है तो इसको मध्यांश जो है ना दूर भेजने का काम करता है, तथा मध्यांश से दूर जाने पर ये आकर्षण बल के द्वारा पास लाने की कार्य करता है। इस क्रिया को हम मध्यांश या मध्यस्थ बल कह रहे हैं। इस मध्यस्थ बल का 4 परिवेश तक संतुलित पकड़ और इससे अधिक परिवेश पर कमजोर पकड़ बना रहता है। इसी के कारण परमाणु में अंशों का प्रस्थापन विस्थापन निरंतर तृप्त होने तक चलता रहता है। प्रत्येक परमाणु के आकार, आयतन एवं घन के कारण तथा इसी प्रकार के अनेक परमाणु के विन्यास से हमें जो ठोस है, द्रव है और गैस की रचना दिखाई देती है। परमाणु के इस संपूर्ण क्रियाकलाप को भौतिक क्रिया के रूप में हम पहचानते हैं। परमाणु के संयोग से अणु रचना का होना तथा जिस प्रकार परमाणुओं में अंशों का प्रस्थापन विस्थापन होता है, उसी प्रकार अणुओं में भी परमाणुओं का प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस क्रियाकलाप को रासायनिक क्रिया के रूप में हम पहचानते हैं। इन्हीं भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रचना दिखाई पड़ती है। यही विकास क्रम है। विकास क्रम विकास में 3 प्रकार के परमाणु दिखाई देता है। एक है गठनशील परमाणु, अजीर्ण परमाणु और गठनपूर्ण परमाणु। गठनशील परमाणु में गठन पूर्ण होने तक अंशों को ग्रहण करने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार अजीर्ण परमाणु में गठन पूर्ण होने तक अंशों को त्यागने की प्रवृत्ति बनी ही रहती है। इस प्रकार ये जो नियति सहज है, विधि है, से गठनपूर्ण परमाणु का होना दिखाई पड़ता है। परमाणु अंशों एवं परमाणु के प्रस्थापन विस्थापन से भौतिक क्रिया एवं रासायनिक क्रिया की निरंतरता दिखाई पड़ती है। यही विकास क्रम विकास है। विकास क्रम विकास से 4 अवस्थाएं हैं। इसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन है। यही नियति है, यही नित्य वर्तमान है। भौतिक रासायनिक संसार अम्ल, क्षार, लवण, रचना तत्व, पुष्टि तत्व के योग संयोग से प्राण कोशा और प्राण कोशा से रचित रचनाएं संपूर्ण वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों की रचना रचित होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना तथा परंपरा में होना समझ में आता है। सह अस्तित्व में ही शरीर व गठनपूर्ण परमाणु के संयुक्त रूप में मानव परंपरा का होना स्पष्ट होता है। गठनपूर्ण परमाणु जीव शरीर व मानव शरीर के साथ सह अस्तित्व पूर्वक जागृति क्रम
जागृति में गति करता हुआ दिखाई पड़ता है। जागृति क्रम जागृति में जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाई है, और जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो अंतर है वो है जीवावस्था स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, और ज्ञानावस्था की इकाई को ज्ञान की आवश्यकता है और दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है। गठनपूर्व परमाणु निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, इसलिए इसको जीवन कह रहे हैं। जीवन में क्रियाएं हैं जो जिसको हमने कहा जीवन क्रिया, और जो जीवन क्रिया में 10 जीवन क्रियाएं हैं। अनुभव प्रमाणिकता, बोध संकल्प, चिंतन चित्रण, तुलन विश्लेषण, आस्वादन चयन के रूप में इसको हम पहचानते हैं। और जब मनुष्य द्वारा प्रीहित लाभ दृष्टि से जब संबंधों की पहचान करते हैं और मूल्यों का निर्वाह करते हैं, तो इसको इसी को हम जीव चेतना कह रहे हैं। और इसके फलस्वरूप नस्ल और रंग भेद के आधार पर मनुष्य की अनेक प्रजाति की मान्यता दिखाई पड़ती है, और जीव चेतनावश जीता हुआ मानव ही पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में संपूर्ण प्रकार के अपराध करने को स्वयं में वैध मानते हुए जीते हैं, और जिससे धरती का बीमार होना और उसको आप और हम अभी देख रहे हैं। तो अब अगर मानव द्वारा जो दर्शन की रोशनी में अगर हम देखें तो मानव द्वारा अनुभव की रोशनी में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से संबंधों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह होने से इसको हम मानव चेतना कह रहे हैं। इसे ही मानव में जागृति होना के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार धरती में मानव के जागृति क्रम जागृति की परंपरा बन चुकी है। तर्क विधि से ही सही अगर हम इस जगह से खड़े होकर देखते हैं तो मानव शरीर एक ही प्रजाति का दिखाई पड़ता है, और मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, और ऐसा जीता हुआ मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए अपना मन तन धन का नियोजन अर्पण समर्पण करता ही है। ऐसे जीते हुए बाबा जी को हमने देखा ही है। इस प्रकार अस्तित्व सह अस्तित्व ही है, व्यापक में संपूर्ण इकाई या संपृक्त ही हैं, ये नित्य वर्तमान है। इसके कारण सारा वैभव परंपरा है, इसे मैं देख पाता हूं और जीवन ही देख पाता है, इसलिए जीवन ही दृष्टापद है। ऐसे ज्ञान का मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक लोक व्यापीकरण करने और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को प्रमाणित करने की लालसा और इच्छा के साथ हम सब 30 परिवार योगेश भाई जी के मार्गदर्शन में स्वयं की जागृति के लिए उत्सव पारा सांकरी में साथ साथ जीने का मन बनाए हैं। उसी के लिए ये अध्ययन जारी है। मेरे को इतनी बात रखनी थी, आप सबों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया जी। आप रीना दीदी नमस्ते। हाँ जी दीदी बताइए। दीदी मैं एक क्वेश्चन रखना चाह रही हूँ, हो सकता है ताकि हाँ दीदी बोलिए। अगले जो बताएंगे उसमें वो आ ही जाए। ये जो भिन्नता का हेलो हाँ दीदी, ये जीवावस्था में और जीव अवस्था में, मतलब वनस्पतियों और जीवों में जो जातियों और प्रजातियों में भिन्नता जो है
उसका आधार क्या रहा विकास क्रम में, इसको थोड़ा सा बताएंगे। तो आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं। हमारे साथ ज्ञानलाल भैया जी हैं। ज्ञानलाल भैया जी। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना पाया जाता है। ये मूलतः मानवीय आचरण को प्रस्तुत करता है। मानवीय आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में दिखता है। मान्यतापूर्ण आचरण बेसिकली देखें तो मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में परिलक्षित है। मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्य इस मूल्य के रूप में है चरित्र, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में है। और नैतिकता धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति के रूप में है। मूल्य को सभी भाइयों ने रखा ही है, इसलिए मैं चरित्र पे बात कर रहा हूँ। चरित्र स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में है। स्वधन को देखते हैं तो प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार के रूप में दिखता है। प्रतिफल अर्थात धरती के साथ प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए श्रम पूर्वक जो उत्पादन के अनंतर प्राप्त धन है, उसको प्रतिफल के रूप में कह रहे हैं। स्वधन का एक प्रकार ये है। दूसरा है पारितोष। अपने पूर्वजों के द्वारा उनकी स्वेच्छा से अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया हुआ धन पारितोष के रूप में है। और अपनी भागीदारी को व्यवस्था के अर्थ में सुनिश्चित करने हेतु हम कहीं प्रस्तुत हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कहीं शिविर लेने जाते हैं या और कहीं जाते हैं या और किसी मंच पे संस्कृति सभ्यता के अर्थ में कोई कार्यक्रम में अपन भागीदारी करते हैं, तो वहाँ पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन जो है वो भी स्वधन का एक प्रकार है। यहाँ स्वनारी और स्वपुरुष का तात्पर्य जो है व्यवस्था के अर्थ में समाज के समक्ष जो है विवेक पूर्वक वहन की गई क्रिया, जिसको विवाह नाम दिया। इस विवाह में सबके सम्मुख एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को जागृति के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में स्वीकारते हैं। इसे विवाह कहा। और इस विवाह के फलस्वरूप जिनका विवाह होता है वह स्वनारी और स्वपुरुष के रूप में गण्य है। दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार में दया जैसे कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा में परिभाषित हो चुकी है। पुनः दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया का अर्थ है जो जिस स्थिति में है उसको उस स्थिति में रखते हुए उसकी आगे गुणात्मक परिवर्तन, उसके विकास में सहायक होना, अर्थात उसकी जागृति में सहयोगी हो पाना, उसकी पूर्णता में सहयोगी हो पाना, बिना उसको हस्तक्षेप करते हुए ऐसा प्रकृति के साथ कार्य और ऐसा मानव के साथ व्यवहार करना जो कि मूलतः न्यायपूर्ण है, ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में है। ये मूलतः मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में दिखता है, ज्ञान के फैलाव के रूप में दिखता है जो जीने में आता है। ज्ञान के पश्चात विवेक को जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियमों का बोध और लक्ष्य स्पष्ट होना, जिसमें सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम शामिल हैं। बेसिकली देखें तो विवेक जो है वो ज्ञान के अर्थ में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, लक्ष्य को तय करना विवेक है। लक्ष्य तय होने के उपरांत अपने दिशा का निर्धारण करना ये विज्ञान सहज संभव है। विज्ञान को कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान के रूप में दिखता है, जिससे लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारण होता है। काल को देखें तो क्रिया की अवधि को काल के रूप में कहा है, और निर्णय जो है वो विवेक के आधार पे मूल में ज्ञान के साथ जो स्वयं व्यवस्था में होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में निर्णय लेना है, जिसमें अगर हम कार्य कर रहे हैं तो प्राकृतिक नियम के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं,
सामाजिक नियम के अनुसार विचार कर रहे हैं तो बौद्धिक नियम के अनुसार होना पाया जाता है। इसके फलस्वरूप अगर ऐसे मान्यतापूर्ण आचरण के साथ जीता हुआ मानव और परिवार समूह, ये अखंड समाज का स्वरूप जो है यह व्यवहार सूत्र व्याख्या विधि से स्पष्ट होना पाया जाता है। अखंड समाज का स्वरूप व्यवहार के रूप में इसलिए दिखता है कि अखंड समाज जो है वो मानवों का एक बृहद समूह है, जहां मानव के बीच में व्यवहार और वो न्यायपूर्ण ढंग से दिखता है। इसीलिए अखंड समाज का स्वरूप व्यवहार सूत्र व्याख्या विधि से स्पष्ट होना पाया जाता है। इसी में सार्वभौम व्यवस्था 10 सोपानीय विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। सार्वभौम व्यवस्था 10 सोपानीय विधि से अध्ययन होने के फलस्वरूप ये अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था परिलक्षित होती है। सार्वभौम व्यवस्था जो 10 सोपानीय में है उसे संक्षिप्त में मैं यहाँ रख रहा हूँ। 10 सोपानीय व्यवस्था जो है, जिसको परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के रूप में अपन देखते हैं। पहला परिवार है, इसमें एक परिवार 10 सदस्य, ऐसे ही 10 परिवार को परिवार समूह कहा गया। ऐसे ही 100 परिवार को ग्राम स्वराज्य परिवार कहा। ऐसे ही फिर उसमें 10 के गुणा के आधार पे ग्राम समूह परिवार, ग्राम क्षेत्र परिवार, मंडल समूह परिवार, मुख्य राज्य परिवार, प्रधान राज्य परिवार और विश्व राज्य परिवार के रूप में दिखता है। इन्हीं परिवार और परिवार समूह में स्वभाव जो कि न्याय को इस तरह से मानव के बीच और उसके मूल में व्यवस्था को धर्म के रूप में और पूरी अस्तित्व में सत्य के रूप में किस तरह से हम को जीने में इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके लिए सभाएं होती हैं। तो सभा भी इसी 10 सोपानीय स्थिति में दिखता है, जिसमें परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम स्वराज्य सभा, ग्राम समूह सभा, ग्राम क्षेत्र सभा, मंडल समूह सभा, मुख्य राज्य सभा, प्रधान राज्य सभा और विश्व राज्य सभा के रूप में दिखता है। इस तरह पूरा जो एक तरह से मानवीय संविधान का प्रारूप भी इसी में दिखता है। तो अखंड समाज का स्वरूप और सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप ये 10 सोपानीय विधि से बाबा जी ने जागृति के अनंतर हमारे सामने, पूरी मानव जाति के सामने उन्होंने रखा है। इसके मूल व्यवस्था के रूप में व्यवहार में देखें तो परिवार है। जैसे कि समग्र अस्तित्व में व्यवस्था का आधार मूल रूप से परमाणु है, ये तात्विक पक्ष है, वही तर्क में समझ में आता है और व्यवहार में व्यवस्था का आधार परिवार के रूप में दिखता है। तो परिवार में वैभव जो है वो समाधान संपन्नता के रूप में और समृद्धि संपन्नता के रूप में परिवार में वैभवित होता नजर आता है। अखंड समाज के रूप में वैभव क्या है? तो अखंड समाज के रूप में वैभव समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व है, जो कि मानव लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने में ही अखंड समाज का स्वरूप निहित नजर आता है। जो कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप जो है, अगर अखंड समाज परिलक्षित होता है तो मानव जाति एक और मानव धर्म एक के रूप में दिखता है। सर्वतोमुखी समाधान के रूप में धर्म यानी व्यवस्था के रूप में जीने का बोध होता है। यह अखंड समाज का सूत्र है। मानव धर्म सुख है, सुख ही समाधान है और समाधान ही सुख है। अगर ये नहीं है तो जीव चेतना में समस्या है और समस्या ही दुख है। इस तरह से दीदी मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मानवीयतापूर्ण आचरण को रखा है। इसके पश्चात ज्ञानलाल भाई जी आप जुड़ गए हैं। टॉपिक था आज का संबंध और मूल्य निर्वाह। तो जैसे हमें पता है कि सर्व मानव में शुभ की आकांक्षा समाया हुआ है। तो शुभ का आकांक्षा तो है, परंपरा से है, लेकिन इस शुभ का आकांक्षा पूरा कैसे हो, इसको पाए कैसे, सर्व शुभ कैसे घटित हो, इसके लिए जो मूल आधार है वो संबंध का ज्ञान। इसलिए संबंध के बारे में मतलब बाबा जी बोलते हैं कि संबंध मतलब न्याय जो घटित होगा
परस्परता में संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्तिपूर्वक ही होगा। संबंध के बारे में एक और कोटेशन है, संबंध स्वीकार हुए बगैर सेवा का भाव नहीं आता। जब संबंध की स्वीकृति होती है तभी सेवा का भाव उत्पन्न होता है ना। संबंध से संबोधन, संबोधन से आज्ञा पालन, आज्ञा पालन से फिर सहयोग, नियंत्रण, अनुशासन, स्वनुशासन भी आता है। तो संबंध शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम धन बंध, समानता के अर्थ में बंधे हुए मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ, एक से एक। तो एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना ही जो है संबंध का मूल आधार है। संबंध के बारे में, खास करके मित्र संबंध के बारे में, सारे संबंध तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन जो मित्र संबंध है, मित्र संबंध के बारे में एक बात बोलते थे बाबा जी, और वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा जी कहते थे कि एक लड़का का एक लड़की से सिर्फ 2 ही संबंध हो सकता है। एक लड़का का एक लड़की से सिर्फ 2 ही संबंध हो सकता है, या तो दोनों के बीच में भाई बहन के समान पवित्र रिश्ता है, नंबर 1, या नंबर 2 उनके बीच में पति पत्नी के समान पवित्र रिश्ता है। तो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता है, या तो फिर भाई बहन के समान पवित्र रिश्ता या फिर पति पत्नी के समान पवित्र रिश्ता। इसलिए मतलब जब हम आपस में बात करते हैं एक लड़का एक लड़की से, तो उसके नाम के आगे में भाई जी, बहन जी, ये जो है अगर बात हम बच्चों को बचपन से समझाएं कि मित्र संबंध जो है, और इस तरह से मतलब हमको नाम के आगे में संबोधन करके रखना है, भाई जी, बहन जी, तो निश्चित ही मतलब बहुत सारी समस्याएं जो आज उपज रही है, उन सारी समस्याओं का समाधान भी, इसलिए इसको चेतना विकास मूल्य शिक्षा कहा गया है। अब आते हैं इसमें मूल्य। मूल्य का मतलब होता है मूल में, आधार में। अगर हम मूल्य शब्द का अर्थ देखें तो मूल्य मतलब होता है मौलिकता, मौलिकता के पीछे यथार्थता, यथार्थता का वास्तविकता, और वास्तविकता का सत्यता, और सत्यता का प्रमाण, और प्रमाण की स्वीकृति होती है ना। मूल्य मतलब मौलिकता, मौलिकता मतलब यथार्थता, यथार्थता मतलब वास्तविकता, वास्तविकता के पीछे एक सत्यता, और सत्यता के पीछे एक प्रमाण, और प्रमाण की स्वीकृति होती है। और प्रमाणों के बारे में जैसे अगर देखा जाए तो प्रमाणों की ही स्वीकृति होती है, प्रमाण को ही सब लोग स्वीकार करते हैं, प्रमाणों की ही परंपरा बनती है, और प्रमाण ही सफल होता है। प्रमाणों की स्वीकृति होती है, प्रमाणों की परंपरा बनती है, और प्रमाण ही सफल होता है। इसलिए प्रमाण पूर्वक जीना जरूरी है। इसलिए मध्यस्थ दर्शन बार बार कहता है कि जीना ही प्रमाण है, जी कर दिखाएं, समझ में आया मतलब जीने में आया, तभी वो बात का प्रमाण है, तभी उस कार्य और व्यवहार का प्रमाण है। तो जब प्रमाण समझ में आता है, जब प्रमाण समझ में आता है, तो प्रमाण समझ में आता है तब हमारे में उपकार का भाव उत्पन्न होता है, और उपकार से फिर हम परोपकार की तरफ आगे बढ़ते हैं, और परोपकार करने पर ही हमको निरंतर सुख, जिसको हम चाह रहे हैं, मूल चाहना जो हमारा प्रयास है, वो निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। ये सारे की शुरुआत संबंध से शुरू होता है। तो संबंध मतलब मानव का मानव से संबंध, और संबंध मतलब मानव का मानव शेष प्रकृति से संबंध। तो 2 संबंध है, मानव का मानव से संबंध और मानव का शेष प्रकृति से संबंध। और संबंध में जो मूल है, दायित्वों और कर्तव्यों का ज्ञान ही संबंध है। संबंध में जो हम एक दूसरे से जो हमारी अपेक्षा रहती है, परस्परता में हम परस्परता में दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन। दायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी, देना, दायित्व मतलब देने का भाव, है ना। देवता मतलब देने वाला, देवता शब्द का जो अर्थ है परंपरा में देने वाले, जो देना चाहते हैं, जो देने वाले हैं, उनका नाम है देवता, है ना। तो दायित्व मतलब देना, और कर्तव्य मतलब मुझे क्या करना है। देखिए आज के जमाने में और परंपरा में भी लोग जो है करने के लिए सब कुछ तैयार हैं, अपना तन मन धन लगाने के लिए सब कुछ तैयार हैं, और हम सब भी, लेकिन करना क्या है, करना क्या है ये इंगित नहीं हो पाया। करना क्या है बताओ, करना क्या है। तो करना क्या है, ये जो है विकल्प, विकल्प मतलब उपाय, ये अंतिम उपाय है। तो अब हमको विकल्प मालूम हो गया है, उपाय हमको मालूम हो गया है, कैसे हमारी धरती स्वस्थ होगी, कैसे मानव जाति आपस में एक साथ रह सकते हैं, ये भाव हमको मालूम हो गया है। तो उपायों का हमको अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के लिए हमारे पास मध्यस्थ दर्शन है ना। और हम में से हम लोग बहुत सारे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हम लोग बाबा जी को देखे, जीते हुए देखे। तो ये दायित्वों और कर्तव्यों का ज्ञान ही संबंध है। दायित्वों और कर्तव्यों का ज्ञान ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है, और चेतना विकास मूल्य शिक्षा से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था साकार होगी, और उससे जो हमारे जो पूर्वज चाहते रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो ये संबंध का फैलाव है। धन्यवाद, नमस्ते।
बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने संबंध को रखा है, जिसमें मेरा भी ये ध्यान गया है जीने के लिए। अगर देखें तो संबंध जब स्वीकार होता है तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी सेवा स्वीकार होती है। तो सबसे पहला मुद्दा तो संबंध को ही स्वीकारना है, बिल्कुल बिल्कुल संबंधी को ही स्वीकारना है। तो उसका जैसा बाबा जी ने क्रम बताए हैं कि संबोधन से प्रारंभ होगा। अगर शिक्षा प्रक्रिया में भी देखते हैं तो संबोधन का मतलब यही है कि हम संबंध को पहचान पाए। फिर उसके आगे का क्रम है ही सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण। तो ये प्रक्रिया है ही, और प्रमाण ही स्वीकार होता है। सही बात। प्रमाण हर व्यक्ति को, जो स्वयं में भी अगर देखें तो वो भी प्रमाण स्वीकार है। अगर परस्परता में देखें तो जीना ही प्रमाण के रूप में स्वीकार होता है। जी धन्यवाद भैया जी। जी इसके पश्चात अरविंद भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीदी, एक बार और प्रश्न बोल देंगे दीदी, सुशीला दीदी। हेलो हेलो हेलो, सुशीला दीदी। तो उसको मैं अगर रखूं तो भैया जी। जी 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 भैया। हाँ भैया, सुन रही हूँ। हाँ दीदी, आपका प्रश्न एक बार और दोहराने के लिए बोल रहे हैं वेद व्यास। मैं ये कह रही हूँ भैया कि पदार्थावस्था से जब विकास क्रम में स्पंदन चालू हुआ, फिर वनस्पति जगत आया, उसके आगे फिर जीव जगत आया, तो इसमें जो वनस्पति जगत में और जीव जगत में जो जातियां और प्रजातियों में जो भिन्नताएं हैं, उसका आधार क्या बना? किस आधार पे ये भिन्नताएं आई? हाँ, तो दीदी सबसे पहले उसको अगर मूल में देखेंगे तो इसका आधार पहचान है। और ये जो पहचान है वो उसका आधार अगर क्या है, उसको अगर आप देखें तो इसके मूल में परमाणु में व्यवस्था है। क्योंकि परमाणु में व्यवस्था उसको हम इसलिए कह रहे हैं कि परमाणु के पहले जो अंश हैं, परमाणु में जो अंश हैं, अंशों में स्वयं में उसका जो रूप है वो हमको नहीं पता चलता। उसकी वजह है कि अंशों में अनियमित गति, स्वयं में अनियमित गति दिखाई पड़ता है, और इसलिए उसका रूप नहीं होता। तो पहचान का जो आधार है वो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है। और ये जो रूप है वो परमाणु में व्यवस्था के आधार पर दिखाई पड़ता है। अब जैसे परमाणु में अगर व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें मध्यांश में कुछ अंश जो कि घूर्णन गति करने वाले जो अंश हैं वो मध्यांश में हो जाते हैं, और घूर्णन के साथ में वर्तुल गति करने वाले जो हैं वो उसके परिवेश में घूमने लगते हैं। तो ये पहचान की यहाँ से शुरुआत कड़ी है कि जो अंश हैं वो जो घूर्णन गति कर रहे हैं वो मध्यांश में एकत्र होने लगते हैं, और जो घूर्णन के साथ में वर्तुल गति करने वाले हैं वो परिवेश में गति करते हैं। तो ये पहचान का आधार है यहाँ से, और इसी के माध्यम से उस परमाणु का रूप हमको दिखाई पड़ता है। रूप के अंतर्गत हम आकार, आयतन, घन को हम लोग समझते हैं, और इसमें पहचान का आधार में 4 बिंदु हैं। इसमें है रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। तो ये रूप जो है ये परमाणु से दिखाई पड़ता है। जी हाँ भैया, बहुत अच्छे से नहीं समझ आया, अभी मुझे थोड़ा और समझना पड़ेगा, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया आपने बताया वो। जी दीदी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं और बाद में ठीक से समझना पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसे प्रश्न भी आने चाहिए, क्योंकि वाकई में ये कड़ी है कि विकास क्रम में किस प्रकार से ऐसे अनेक प्रजातियां कैसे आगे बढ़ते गया और मानव शरीर तक किस तरह से विकास हुआ। तो ये समझने लायक बिंदु भी है, स्वागत है। और इस कड़ी को आगे ले जाते हैं, और हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि स्वप्रसन्नता से
आज की प्रस्तुति में जो मेरे को मेरे विचार में, मेरे समझ में सहायक जो लगा है, उसको जोड़ते हुए मेरे जिंदगी में कितने उपयोगी हो सकते हैं, है ना, उसको फ्लैश करते हुए अपनी फीडबैक बिल्कुल समझने के क्रम में देंगे। इसी क्रम में मैं सभी को स्वागत करता हूँ। हेलो, मैं पवित्र यादव महासमुंद जिला से बोल रहा हूँ जी। हाँ, भैया लोगों ने जो प्रस्तुति दी बहुत ही अच्छा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं मानव हूँ, तो मैं मानव हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं कितना हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं कैसे हूँ। जब मैं इस बात को पूरी तरह से विश्लेषित कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो फिर उसमें एक शब्द आया था गेंदलाल भैया की तरफ से, उसी को जोड़ते हुए मैं बोल रहा हूँ, परोपकार। तो फिर मैं ये बात को समझ लेने पर परोपकार वाली बात नहीं आती, फिर बाउंड टू डू हो जाता है कि मैं मतलब ये दायित्व लेकर ये सब करने लगता हूं और उसमें किसी का परोपकार या किसी का भलाई कर रहा हूं या उपकार कर रहा हूं, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। ये मेरी समझ के अनुसार कि मैं किसी का उपकार कर रहा हूं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा दायित्व है। जब मैं पूरा समझ लेता हूं विकास क्रम विकास को, जागृति क्रम जागृति को समझता हूं, तो मैं उस पूरे कड़ी में अपने आप को एक माला के रूप में देखता हूं। आगे भी देख सकता हूं, पीछे भी देख सकता हूं, और मेरा रोल समझ में आता है, उस रोल को करता हूं। तो फिर ये किसी का भलाई कर रहा हूं, किसी का उपकार कर रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं लगता। धन्यवाद, मैं इतना कह रहा हूं। अच्छा, मतलब हम सब पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा जी जी भैया जी। जी 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 दीदी। हाँ, मैं रखना चाहती हूँ भैया, ये संबंध पर ही रखना चाहती हूँ। ये समझ में अब हम मानो सातों संबंधों को समझते हैं और संबंधों की पहचान के साथ जब वो संबंधों की पहचान समझ के आधार पर होगी, तो शायद हमें जो अपना पराये का दीवार है वो नहीं होगी, मिटेगा। जी जी जी। और ये सब में दिखता है। ये तो हम लोग अभी जो संबंध देख रहे हैं वो रक्त संबंध को ही देते हैं, और रक्त संबंध में भी वो मूल्यों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मतलब उसमें संबंधों की पहचान होने के बाद कर्तव्य दायित्व को हम ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से वो परिवार में भी टूटन हुआ है। तो ये समझ में आया है कि जब मतलब सूचना रूप में मिला है, और ये स्पष्ट हो रहा है कि जब संबंधों की पहचान होगी और समझ के आधार पर होगी, और जब उसमें हमें मूल्यों का निर्वाह होगा, तभी हम संबंधों में मूल्यांकन के साथ दोनों उभय तृप्ति के साथ जी सकते हैं। ये समझ में स्पष्ट हुआ है। बस इतना ही रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा दीदी। हेलो जी जी जी, बोलिए। नर मानव में सुख का अपेक्षा होता है जो संबंध की पहचान से पूर्ण होना। यह बात मुझे अच्छे से समझ आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं गीतेश्वरी बेमे तरफ से जो सात संबंध बताया है ना, जो अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, और सह अस्तित्व में जीने के लिए संबंधों का निर्वाह करना आवश्यक है। इसमें सात संबंध है: माता पिता, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, और मित्र पति पत्नी। और जो माता पिता की अपेक्षा है अपने बच्चों से कृतज्ञता प्राप्त करने की, वो कृतज्ञता कैसे आएगी, तो उसके आधार है कि हमारे माता पिता ने हमारे शरीर दिया है, बढ़िया व्यवहार करही और वैसे बढ़िया संबंध करते सब लोग जानते कैसे ठीक है ना। हमारा नौकर मतलब भाई का हल्ला वल्ला कर हमारा है, तो इसकी दृष्टि तो मेरे समझ में सहायक हुआ है, उस कड़ी को जोड़ते हुए, है ना, आगे मैं इसको और समझने का या समझ रहा हूँ, मेरे में सहायक हुआ, सो मेरे सोच विचार में बदलाव आएगा। इसको जोड़ते हुए फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा निकल के आएगा। जी, स्वागतम। दयानंद भैया जी।
जी भैया जी नमस्कार सबको। जी भैया जी। आज के क्रम में कुछ पिछले कुछ सेशंस का फिर से ध्यान आया है, जो बातें हुई है। जैसे शुरुआत में फिर से जो मानव संबंध के से शुरू किया गया और मानव का मानव से संबंध और उसके अलावा मानव का प्रकृति से संबंध, उस पर भी प्रकाश डाला गया। वो थोड़ा सा मुझे फिर पहले से ज्यादा स्पष्ट हुआ। कृतज्ञता और सम्मान के भाव के बारे में प्रवीण वर्मा भैया जी ने बताया। उसके बाद हीरालाल भैया जी ने जो अस्तित्व के विकास क्रम को एक बार फिर से बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अस्तित्व में इकाई और व्यापक जो भीगा हुआ, डूबा हुआ और घिरा हुआ है, और उसके कारण से उनके किन गुणों की व्याख्या हुई है, उस पर भी थोड़ा मेरा ध्यान गया है। बहुत अच्छा। भौतिक रासायनिक क्रिया और उसके आगे के क्रम में जो जीवन क्रियाएं आई, उसमें किस प्रकार से विज्ञान विधि से भी उसको अच्छे से स्पष्ट किया गया। जो अणुओं के अंशों के प्रस्थापन और विस्थापन से तृप्त होने तक जो क्रियाएं हैं भौतिक क्रियाओं के रूप में, और अणुओं में परमाणुओं का प्रस्थापन विस्थापन जो रासायनिक क्रियाओं के रूप में आया, और बाद में यही जो है जल, क्षार, अम्ल, रचना तत्व और पुष्टि तत्व के रूप में आगे जो है जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में प्रकट हुआ। आगे जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं उनके बारे में भी संक्षिप्त परिचय हुआ। 10 क्रियाएं बहुत स्पष्ट नहीं है मुझे, लेकिन बार बार जाने से थोड़ी थोड़ी स्पष्टता उसमें आ रही है। नित्यानंद भैया जी ने अखंड समाज का एक स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें मूल्य, चरित्र और नैतिकता पे उन्होंने बात की, जिसमें स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के बारे में उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। जी जी। मूल में व्यवस्था का आधार परिवार है, ये थोड़ी स्पष्टता आई। गेंदलाल भैया जी ने संबंध और मूल्य निर्वाह में एक बड़ा ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से उन्होंने प्रकाश डाला। एक मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि लड़का लड़की के बीच में कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई बहन और पति पत्नी का ही संबंध संभव है, और अन्यथा इसमें भ्रम की स्थिति हो सकती है, जो कि काफी व्यापक रूप से दैनिक जीवन में दिखाई भी देती है। कि वो भाई बहन और पति पत्नी के बीच के संबंध के बीच में काफी जो लड़के लड़कियां जब भी संपर्क में आते हैं तो झूल रहे होते हैं, या इसके अलावा भी कोई होता है, तो वहां पे भी तकरीबन भ्रम की स्थिति दिखाई देती है। संबंध को उन्होंने दायित्वों एवं कर्तव्यों का ज्ञान है ऐसा बताया है, और उसके लिए विकल्प जो है करना क्या है, उसका विकल्प जो है मध्यस्थ दर्शन के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो मेरा ध्यान इतना तक ही गया भैया, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भैया, आपके धन्यवाद भैया जी। पानी क्या करें? हेलो जी 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 पानी भैया, स्वागत है। आम हो गए? हेलो, मैं सुरेश में था, सूरजपुर से। जी भाई। तो भैया जी ने तो सभी भैया ने तो काफी अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया समझने के लिए। तो इसमें मेरे को समझ में एक बढ़िया चीज आया कि संबंध का स्वीकार हुए बिना सेवा का भाव नहीं होता। तो ये दोनों ही रूप में होता है। मैं जब किसी को संबंधी बनाता हूँ तो भी उनके प्रति मैं सेवा करता हूँ, या सेवा करता हूँ उनके प्रति मैं संबंध, मेरा संबंध है ही है। तो मैं जब सारे लोगों के साथ जो संबंध को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक सहज भाव रूप से एक सेवा भाव पैदा होता है, और ये सेवा हमेशा निरंतरता की स्थिति में बनता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया। सुंदर सुरेश भाई जी। जी 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 दीदी नमस्ते सभी को। नमस्ते, मैं गौरी रायपुर से। सभी भाई जियों ने सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा, तो स्पष्टता तो बढ़ती ही है। जहां मेरा ध्यान गया, अभी जिस तरह का हम लोगों की तैयारियां चल रही है और जिसके लिए बहुत सारे लोगों से संपर्क करना होता है और बहुत सारा प्रेशर भी होता है, तो मैं अपने आप में ऐसा जोड़ पा रही हूँ इस चीज को कि जो संबंध की पहचान है, तो जो स्वीकृति है, एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी वो लगी कि करना क्या है।
ये मुख्य मुद्दा लगता है कि यदि करना क्या है ये स्पष्ट हो जाता है और ये उसके लिए उपाय भी पता चल गया कि विकल्प को समझना है। तो समझने के लिए अध्ययन है, अध्ययन के लिए अभी अपना क्रम चल ही रहा है। तो इसी क्रम में देख पा रही हूँ कि संबंध की स्वीकृति वाला जो पार्ट है, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। संबंध की स्वीकृति में यथास्थिति को स्वीकार करना, यदि ये यथास्थिति उसमें और जुड़ जाता है तो मैं ये देख पाती हूँ कि फिर हम जो संबोधन के साथ हमको पता होता है कि कौन सा संबंध है हमारा, तो उसमें निहित जो मूल्य है, जो हमारे कर्तव्य दायित्व है, फिर उसका बोध भी होता है। तो संबोधन में जो जिस संबंधी को हम संबोधित कर रहे हैं उसके पीछे जो यथार्थ बोधन है कि उसकी यथार्थता क्या है, वो किस कर्तव्य दायित्व के साथ है, यह प्रस्तुत होना है। तो मैं अपने में देख पाती हूँ जो भी मेरे साथ जो संबोधन के रूप में व्यक्त होते हैं, तो मेरा उस समय उस स्थिति में क्या कर्तव्य दायित्व है, तो उसमें फिर मैं यदि उनकी यथास्थिति को देख पाती हूँ जो मुझसे आगे भी हुए है और समझने के क्रम में या जीने के क्रम में और मुझसे पीछे भी है, तो मैं कैसे पूरकता उपयोगिता निभा सकती हूँ। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि हम कोई भी पूरे नहीं हुए हैं, तो अब यहाँ पर फिर ठीक से वो पूरकता दिख पाती है और वो संबंधी को मैं परिवार में भी देख पाती हूँ और परस्परताओं में भी देख पाती हूँ। तो जब यथास्थिति में स्वीकार करती हूँ कि ये कमी है संबंध में, तो उसके लिए मैं कैसे पूरक बनूं, तो अब यहाँ पे मैं अपने आप में एक धीरता को देख पा रही हूँ। और जो मुझसे अधिक है तो समझने के लिए तो प्रस्तुत ही हूँ, हमेशा हर किसी से समझ पा रही हूँ। पूरे उत्सव पारे के प्रत्येक बंधु भगिनी मुझे कोई ना कोई सीख देते ही है, चाहे समझने के रूप में हो चाहे जीने के रूप में हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा वो लगा कि यथास्थिति के रूप में स्वीकारते हैं तो कमियों के लिए पूरक होते हैं और हमसे ज्यादा जो है उनके पास जो है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ उपलब्धियां है ही, तो वो उपलब्धियां मुझ में आ जाए, मैं सीखने समझने के लिए प्रस्तुत हूँ और जहाँ कमियां हैं तो मैं पूरक बन पाऊं। तो यहाँ मैं एक बहुत सुंदर तालमेल देख पा रही हूँ। तो इस 1 महीने की कह लो या 9 महीने की कह लो, मैं अपनी स्थिति में आवेश को काफी कम होते देख पा रही हूँ और पूरकता उपयोगिता पे ध्यान जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत उत्सव की बात है। तो यही बात मुझे शेयर करनी थी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अस्तित्व सह अस्तित्व है और संबंध शाश्वत है, ऐसा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। और संबंधों को बनाना भी नहीं है, संबंधों को सटीक पहचान होना, ये पहचान ही संबंध में न्याय के रूप में दिखता है। तो इस कड़ी को मैं आगे ले जाता हूँ और सभी भाइयों से स्वागत करता हूँ कि स्वप्रसन्नता से अपनी बात रखें और जो मेरे समझ से जुड़ा सारे प्रस्तुति में जो आपको समझने में अपने विचारों में परिवर्तन ला सकता है, इस कड़ी को जोड़ते हुए अपनी बात रखें। जी भैया, स्वागत है। हेलो, मैं हेमलता नेताम, सभी को नमस्ते। मैं सूरजपुर से। और सर्व मानव में सुख समाया हुआ है, इसका मूल आधार संबंध है। संबंधों का निर्वाह कर्तव्य दायित्व के रूप में है। कर्तव्य का मतलब है मुझे क्या करना है और दायित्व में है मुझे क्या देना है। इस प्रकार संबंधों का निर्वाह है। बहुत सुंदर दीदी, इतना समझ में आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, जी भैया बोलिए। मानव जब कह रहे हैं तो स्वयं में मैं मानव हूँ, ये स्पष्ट हो जाए, स्वीकृति हो जाए। जो बाबा 7 संबंध बताए हैं उसमें तो मैं सभी संबंध में हूँ ही। तो पूरे संसार जो है वो 7 संबंध में ही सिमटा हुआ है, उससे ज्यादा है ही नहीं। और नैसर्गिक संबंध जो है ना, जीव अवस्था प्राण अवस्था पदार्थ होता है, वो भी साथ में है ही। तो इसका जो स्पष्टता है कि अपने में ही संबंध है ही, बनाना नहीं है, संबंध को समझना है। जैसे ही समझ में आता है तो बाबा जी ने कहा कि तुरंत पा जाते हैं अपन, या तो फिर ये शरीर यात्रा ही कम पड़ेगा, अगले शरीर भी हम उसको निर्वाह नहीं कर पाते। तो मैं मानव हूँ और सभी मानव है ही। तो संबंध के रूप में जो दायित्व कर्तव्य अलग अलग जो है या एक साथ है, तो हमको जीने में समाधान के रूप में हम दिखाई देते हैं, समृद्धि के रूप में देते हैं। सारी पीड़ा यहीं पर है कि ये जो परिवेश है, इस 4 परिवेश है, उसमें ही हम अपने संबंधों को देख पाए तो ज्यादा स्पष्ट होगा। और मुझे स्पष्ट हो गया है, अब मुझे लगता है मैं देख पाता हूँ, कर पाता हूँ, निर्वाह कर पाऊंगा। धन्यवाद। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भैया। जी भैया, आगे आप लोग और रखिए। हेलो,
पांडे सर हैं? डॉक्टर पांडे? हाँ है ना। हाँ बोलिए, आप अपना बताइए मूल्य के बारे में। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ मूल्य के बारे में बताइए। कभी बताइए। हेलो जी असल में आवाज आ रही, आप बोलिए, कंटिन्यू। हाँ हाँ, सभी ने बता ही दिया है। बताने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, और बस अब निरंतर पठन, श्रवण और अध्ययन, और फिर अध्ययन के साथ में अभ्यास, और अभ्यास के साथ में जो भी स्वीकृतियां बनती हैं उसके साथ जीने में आए, बस उसी के क्रम में सभी लोग हैं, मैं भी हूँ। और बाकी भाइयों की अपेक्षा मेरा क्रम तो काफी पीछे है, क्योंकि मुझे वो खुद फील भी होता है, क्योंकि जितना जीने में प्रयास करते हैं उतनी सफलता मिलती नहीं है। और मन में जो क्लेश द्वेष है उसको दूर करने के लिए पठन, श्रवण और अध्ययन चल ही रहा है। और आज भाइयों ने काफी अच्छा प्रस्तुत किया। मेरा वीडियो ठीक से सिग्नल ठीक से था नहीं, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। और जीवन विद्या जो है जिस तरह से विकल्प है, तो सचमुच इसका लोक व्यापीकरण होना है। और जिस तरह से इसमें एक एक बिंदु दिया गया है, और रहस्य मुक्ति सचमुच हो गई है सभी चीजों की। अब कुछ रहस्य नहीं है, बस समझना है और जीना है, बस बहुत आसान काम है। और सब व्यवस्था बनी हुई है। और बाबा जी जो कहते हैं कि व्यवस्था का ही अध्ययन होता है, इतना सटीक चीज कह दिया है। जो अव्यवस्था है उसका अध्ययन हो ही नहीं सकता। तो व्यवस्था है ही, बस समझना है। छोटा काम बहुत बड़ा काम बाबा ने कर दिया है, और प्रकृति ने भी कर दिया है व्यवस्था बना के, और उसको समझाने के लिए बाबा ने जो वांग्मय दिया है। और बस हमको सब छोटा सा काम समझना है और जीना है। अगर समझेंगे तो जीने में आएगा ही, उसके जीने के लिए अलग से कुछ करना भी नहीं है। लेकिन छोटा भी नहीं है उसके लिए सचमुच काफी, क्योंकि मैं तो खुद 10 साल से एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्ष ही कर रहा हूँ। संघर्ष इसलिए कह रहा हूँ उसको, क्योंकि जितना सोच पाता हूँ, जितना चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ खुद से जीने के उसमें क्रम में, उतना जी नहीं पाता हूँ। फिर द्वेष होता है, फिर से पठन में जाते हैं, फिर से ऐसे चल रहा है। खासकर सुनील भाई और वेद भाई मुझको देखते होंगे, क्योंकि जैसे कि खासकर मैं अपने आप का जो अगर मूल्यांकन करता हूँ, तो हम लोग जो परंपरागत में क्या है कि कुछ अहंकार ज्यादा आ जाता है, तो उसको पार पाके जीने में थोड़ा और कठिनाई आती है। तो इस तरह से है, क्रम चल रहा है। और 2 भाई लोग यहाँ पर बचेली में है, तो उनके साथ में और भी बढ़ता रहता है, चलता रहता है। बस इसी साथ से धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। ये कार्यक्रम का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम सब एक दूसरे के लिए कैसे हम एक दूसरे के पूरक हों, और हम में कैसे व्यवहार कुशल में हम निपुण हो सकें, और एक दूसरे को समझ सकें, सुन सकें। क्योंकि संबंध जो है ना, मतलब समझने के लिए और जीने के लिए ही संबंध है, उसमें हम एक दूसरे पूरक हों। ये कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य यही है ना, क्योंकि मानव का बोलना उनका वैभव नहीं है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।